दोस्तों, मैं रंजित कुमार और आपका अपना चैनल रंजित रैंक बूस्टर पे स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को 3 गुना कर दी जाए तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यह 9 गुना हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा या 1/3 हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा वह आपका 3 गुना हो जाएगा। कितना? 3 गुना हो जाएगा। आप एक ध्यान दीजिएगा, संवेग का जो फॉर्मूला होता है वह एम बी होता है। एम जो होता है द्रव्यमान होता है, भी जो होता है वह वेग होता है। चूंकि संवेग जो होता है वह सीधे वेग का समानुपाती होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगी। इसलिए वेग 3 गुना होने पर संवेग 3 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा जो होता है वह वेग के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए वह 9 गुना हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस या द्विफोक्सी लेंस? तो दूरदृष्टि दोष में जो लेंस का उपयोग किया जाता है वह आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं होती है वह स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, और उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को अभिसारित करके रेटिना पर फोकस करता है। मतलब एक जगह उसको करता है, जो प्रकाश की अलग अलग दिशाओं में रहता है उसको एक जगह रेटिना पर फोकस करता है। कौन? उत्तल लेंस। ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर उम्र बढ़ने के साथ होने वाले दोष जो आंखों में होती है, उसमें जो प्रॉब्लम होता है देखने में, उस समय उसको सही करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। वहीं बादलों के गरजने की आवाज और बिजली की चमक के कुछ समय बाद क्यों सुनाई देती है? आपको ये बताना है। क्यों? क्योंकि ध्वनि की चाल प्रकाश से अधिक होता है, या प्रकाश की चाल ध्वनि से बहुत अधिक होता है, या बादल ध्वनि को रोक लेते हैं, या ध्वनि तरंगों निर्वात में नहीं चल सकती है। तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो आंसर होगा वह प्रकाश की चाल ध्वनि से बहुत अधिक होता है। ठीक है। अब बात करें कि प्रकाश की चाल जो होती है वह 3 गुने 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि वही ध्वनि का जो चाल होता है वह 344 मीटर पर सेकंड लगभग होता है। प्रकाश लगभग तुरंत पहुंच जाता है, जबकि ध्वनि को दूरी तय करने में समय लगता है, और ध्वनि का एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी। वहीं परम शून्य ताप का मान कितना होता है? आपको ये बताना। यह 0 डिग्री सेल्सियस है, यह है -273.15 डिग्री सेल्सियस है, वहीं यह 100 डिग्री सेल्सियस है, और यह 273 केल्विन है। तो आपको बताना है कि परम शून्य ताप पर मान कितना होता है। तो ये जो होता है परम शून्य ताप मान वह -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। यह वह सैद्धांतिक ताप है जिस पर अणुओं की गति शून्य हो जाती है। परम शून्य ताप होता है उसमें अणुओं की गति शून्य हो जाता है। केल्विन जो होता है वह पैमाने पर इसका मान 0 डिग्री होता है। वहीं केल्विन पैमाने पर कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह ध्यान रखिएगा कि केल्विन पे डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का, या केडियम का, या भारी जल DTO का, या तरल सोडियम का? तो इसमें जो मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वह आपका केडियम की छड़े के रूप में किया जाता है। मंदक का कार्य जो होता है वह न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है, और भारी जल और ग्रेफाइट ये मंदक का उदाहरण है। ठीक है। वहीं केडियम या बोरॉन जो होता है की छड़ों का उपयोग नियंत्रक छड़ों के रूप में किया जाता है। वहीं परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? चट्टानों की, जीवाश्मों की, या स्मारकों की, या पृथ्वी की? यह आपको बताना है। तो यह जो रेडियो कार्बन डेटिंग का जो उपयोग किया जाता है वह जीवाश्मों की में किया जाता है। किसमें? जीवाश्मों में किया आपका जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा कि कार्बन के समस्थानिक CH4 का उपयोग किया जाता है, और चट्टानों और पृथ्वी की आयु जानने के लिए आपका यूरेनियम डेटिंग का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। मनुष्य के मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करता है? वो पेप्सिन होता है, या ट्रिप्सिन होता है, या टैलिन होता है, या लाइपेज होता है? ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका टैलिन हो जाएगा। टैलिन जो होता है ना वह भोजन के स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ठीक है। वहीं पाचन की प्रक्रिया जो होती है हमारे मुख से शुरुआत होती है। अगर हम लोग लार का पीएच मान की अगर हम लोग बात करें तो उसका लगभग 6.8 पीएच मान किसका होता है? तो यह लार का होता है। ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है?
तो यह जल वाष्प में सर्वाधिक योगदान देती है। हालांकि CO2 की अधिक होती है, लेकिन प्राकृतिक रूप से जल वाष्प सबसे बड़ा ग्रीन हाउस घटक होता है। मुख्य ग्रीन हाउस जो होते हैं वह CO2, CH4, N2O और CFC है। ठीक है, वहीं ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि भी होती है। लोहे के सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील या कच्चा लोहा। ठीक है, तो ये जो होता है लोहे का सबसे शुद्ध रूप वह पिटवा लोहा होता है। कौन सा? पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, यह ध्यान रखिएगा। जो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा होती है वह सबसे कम होती है। वहीं ढलवा लोहा जो होता है वह भंगुर होता है, क्योंकि इसमें कार्बन बहुत अधिक होता है। स्टील लोहे और कार्बन का एक मिश्र धातु है। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? गुणसूत्र है, जीन है, DNA है या केंद्रक है। तो जो आनुवांशिकता की इकाई है वह आपका क्या हो जाएगा? जीन। क्या हो जाएगा? जीन। जीन जो होता है वह DNA का एक विशिष्ट हिस्सा है जो लक्षणों को कोड करता है। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। वहीं जेनेटिक्स की बात करें तो इनका जो शब्द दिया था वह W वाटसन ने दिया था। तो ये भी बात है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संचित होती है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें जो होती है संचित वह रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। कौन सा? रासायनिक ऊर्जा। सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और शुष्क सेल जो होता है वह प्राथमिक सेल होता है जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। इसमें जस्ते का बर्तन एनोड और कार्बन की छड़ कैथोड का कार्य करती है। तो ये भी बातें आप ध्यान रखिएगा। दूध से क्रीम अलग करने की प्रक्रिया में कौन सा बल कार्य करता है ये आपको बताना है। अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल या घर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल, ये आपको बताना है। तो दूध से क्रीम अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वह आपकी हो जाएगी अभिकेंद्रीय बल। क्या हो जाएगी? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल में यह होता है कि केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। ठीक है, अगर वॉशिंग मशीन का ड्रायर की बात करें तो यह भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। वहीं अगर मौत के कुएं में जो मोटरसाइकिल लोग चलाते हैं वह भी अभिकेंद्रीय बल का ही कार्य उसमें भी होता है। तो ये भी चीजें आप ध्यान रखिएगा। वहीं पेंसिल की लीड बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। कोयले का प्रयोग किया जाता है या ग्रेफाइट का या चारकोल का या फास्फोरस का, तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है पेंसिल की लीड बनाने में वह ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट जो होता है वह कार्बन का एक अपरूप है। यह अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। ठीक है, कौन? ग्रेफाइट, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में स्नेहक के रूप में भी होता है। ठीक है, रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है ये आपको बताना। ऑक्सीजन का परिवहन करता है, या रोगों से लड़ना, या रक्त का थक्का जमाना, या अपशिष्ट का उत्सर्जन करना, ये आपको बताना है प्लेटलेट्स का। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह रोगों से लड़ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, और डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिरती है। वहीं अगर विटामिन के की बात करें तो यह रक्त को थक्का जमाने में आवश्यक विटामिन है। बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना। ऑक्जेलिक अम्ल में, या टार्टिक अम्ल में, या टार्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल में, या बेंजोइक अम्ल में। बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो यह इसमें जो उपयोग किया जाता है वह आपका टार्टिक अम्ल उपयोग किया जाता है। अगर हम लोग बात करें बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र तो NaCO3 होता है, और जो टार्टिक जो होता है इसमें इमली और अंगूर में प्रचुर मात्रा में यह पाया जाता है। वहीं अगर केक को फुलाने के लिए निकलने वाली गैस जो होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है ये आपको बताना है। साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो कोशिका का अध्ययन जो किया जाता है वह आपका किया जाता है साइटोलॉजी। क्या? साइटोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, वहीं फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगर बात करें रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, और कोशिका का जो सिद्धांत दिया था वह स्वीडन और स्वान ने दिया था। लिटमस पेपर किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से, या लाइकेन से, या अमरबेल से, या यूकेलिप्टस से, ये आपको बताना है। तो जो लिटमस का पेपर प्राप्त किया जाता है वह पौधा जो होता है वह लाइकेन होता है। कौन सा पौधा होता है? लाइकेन पौधा होता है। लाइकेन में कवक और शैवाल का सहजीवी रूप है।
जो लाइकेन है वह कवक और शैवाल का सहजीवी रूप है। वहीं लिटमस का प्राकृतिक रंग जो होता है वह बैंगनी होता है। यह बहुत बार पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। यह वायु प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील भी होता है। परमाणु की नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने किन कणों की बौछार की थी? बीटा कण की, या गामा कण, या अल्फा कण, या न्यूट्रॉन, यह आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका अल्फा कण हो जाएगा। कौन सा? अल्फा कण हो जाएगा। ठीक है, अल्फा कण धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। इसका प्रयोग से पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है और केंद्र में भारी नाभिक है। ठीक है, रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, यकृत कोशिका, या श्वेत रक्त कोशिका, ये आपको बताना है। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होता है वह तंत्रिका कोशिका होता है। कौन सा? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होता है शरीर का। न्यूरॉन जो होता है संदेशों को विद्युत संकेतों के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। वहीं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह अंडाणु है, और सबसे छोटी जो कोशिका होती है वह माइकोप्लाज्मा है। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन उत्तरदायी है? यह आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, जिसको शॉर्ट में CFC कहते हैं। CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर, AC और स्प्रे कैन में होता है। ओजोन परत जो है वह सूर्य की बैंगनी किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्कोर कार्ड। अगर आपका 17 से 20 अगर सही हो रहे, बहुत से लोगों का 20 में 20 सही होता है, तो वो तो बहुत अच्छी तैयारी है और आपकी लगभग सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर आपका कहीं 14 से 16 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको भी रिवीजन जबरदस्त तरीके से करना है। और 10 से 13 हो रहे हैं तो आपको NCERT दोबारा पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो आप अपना स्कोर देखिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, और आप रिवीजन करते रहिए। सिलेक्शन का एकमात्र तरीका है रिवीजन। आप जो चीज़ को पढ़े हैं उसे बार बार पढ़ें, बस कोई कुछ भी बोले ना जाए, आप रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें। मिस्टेक होने की चांस आपको सिर्फ रिवीजन ही बचाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जवाहर।